यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर, और मैं सत्यपाल सियाग 10+2 क्लास का जो कोर्स हमारा है उसको कंटिन्यूटी में आगे लेके चलता हूँ। हमारा 10+2 क्लास में जो कोर्स चला हुआ है वो चला है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम डी चैप्टर कैपेसिटेंस के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसका एक लेक्चर डील किया जा चुका है। आज हम सेकंड लेक्चर करते हैं। तो सेकंड लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम कैपेसिटेंस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और साथ में बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या रहेगा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये हम डील करेंगे बेटे इस लेक्चर के अंदर, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बच्चों, कैसे करेंगे हम इसकी शुरुआत। तो कैपेसिटेंस, इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया बेटे, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू इट। किसी भी कंडक्टर को जितना ज़्यादा चार्ज दिया जाता है उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। इट इज़ फाउंड दैट पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। सपोज ये कोई कंडक्टर हमारे पास है, आर्बिट्रेरी शेप का हमने मान लिया, और इसको जो हमने चार्ज दिया वो कैपिटल क्यू है, और इससे मैं इसके पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V मान लेते हैं। तो ये पाया गया कि प्यारे बच्चों हमारे पास जो इसका पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके चार्ज के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर Q इज चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड V इज इट्स पोटेंशियल। तो हम यूं भी कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमेशा की तरह आज भी एक कांस्टेंट जन्म ले लेगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको C से लिखा जाएगा और बोला क्या जाएगा बेटे, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो क्या हुआ बेटे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, तो जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल दिया तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। जो कांस्टेंट है यहाँ वो C से लिखा गया है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है बेटे, कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोली जाती है। ये बात है अब नोट करने की, कैपेसिटेंस ना तो डिपेंड करती कि चार्ज कितना है, कितना चार्ज हमने कंडक्टर को दिया हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करती। C डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ना डिपेंड करती इसका पोटेंशियल कितना है, नहीं करती इस बात पे डिपेंड। ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। पहली बात ये डिपेंड करती बेटा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की शेप कैसी है और क्या उसका साइज है, मीन्स आकृति कैसी है उसकी और आकार कितना बड़ा है, इस बात पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। सेकंड डिपेंड करती है मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, और दूसरा ये डिपेंड करती प्यारे बच्चों उस मीडियम के ऊपर जिसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है, किस माध्यम के अंदर हमने इसको रख दिया है। तो ये दो बातें हैं जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ठीक, किस किस पे डिपेंड नहीं करती, ना तो इसके चार्ज पे डिपेंड करती, ना इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करती, और ना ही डिपेंड करती इस बात पे कि ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। कंडक्टर को बनाया गया है किस मटेरियल से, उसका खुद का नेचर क्या है, क्या वो लोहे का बना, आयरन या एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम एटसेट्रा एटसेट्रा, किस मटेरियल से बना हुआ है, इस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। तो तीसरी बात ये भी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे भी ये डिपेंड नहीं करती। तो ये तीन वो फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड नहीं करती, और दो ये वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो यहां से हमारे को क्या देखने को मिले बेटे, Q इज इक्वल टू CV, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। C यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, और नाम क्या दिया जाएगा इसको, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब आपसे सिंपल भाषा में कोई पूछे कि यहाँ पे आपने कैपेसिटेंस वर्ड तो यूज कर लिया, व्हाट डू मीन बाय दिस, लैंग्वेज फॉर्म में कैपेसिटेंस क्या होगी,
द कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी या वो कैपेसिटी या वो योग्यता जिसकी वजह से वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते बेटे? कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट स्टोर्स चार्ज इनसाइड इट, जिसकी वजह से अपने अंदर चार्ज को क्या कर लेता है बेटे? स्टोर करता है। तो अब कैपेसिटेंस नई चीज आई, तीन बातें इसके बारे में जरूर बतानी पड़ेगी हमारे को, और वो तीन बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? तो बनाते हैं अब हम। देखिए Q इज इक्वल टू सी वी है, तो मैं कह सकता हूं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चार्ज को एसआई सिस्टम के अंदर कूलम में मेजर किया जाता है और पोटेंशियल को एसआई सिस्टम में वोल्ट के अंदर मापते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी दैट इज कूलम पर वोल्ट। क्या होगी बेटे? कूलम। ये C फॉर कूलम है, ये C फॉर कैपेसिटेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, या यूं लिख लीजिए आप कूलम पर वोल्ट। अब ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। लेकिन कूलम पर वोल्ट को एक नया नाम और दिया जाता है, और वो नया नाम देते बेटे फैरेड का। कूलम पर वोल्ट को नया नाम दिया जाता है फैरेड, जिसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। तो इसकी जो एसआई यूनिट है उसको आप क्या कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं और उसको आप फैरेड भी बोल सकते हैं, तो आगे हम यूज करेंगे फैरेड वर्ड ही। अब कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब बोली जाएगी? कोई कैपेसिटर दे दिया और कह दिया भाई इसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, समझाइए क्या मतलब है इस बात का? यदि किसी कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज दें जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए, चार्ज कितना दिया? 1 कूलम का, पोटेंशियल कितना राइज अप हो गया उसका? 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देने से यदि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज अप कर जाए, बढ़ जाता है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी बोली जाएगी बेटे? दैट इज सेड टू बी सिंपली 1 फैरेड। ओके। अब फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, आगे हम देखेंगे भी व्हाई फैरेड इज सो लार्ज यूनिट। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट रूटीन लाइफ के अंदर यूज की जाती हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो छोटी यूनिट्स होती हैं। और छोटी यूनिट कौन कौन सी है? वो सबसे पहले है माइक्रोफैरेड। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या है? सबसे पहली है माइक्रोफैरेड, और 1 माइक्रोफैरेड होता है बेटे 10⁻⁻⁶ फैरेड की। 1 माइक्रोफैरेड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। नैनोफैरेड भी यूज करते हैं, और 1 नैनोफैरेड जो होता है वो 10⁻⁹ फैरेड के इक्वल होता है। 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। पीकोफैरेड भी यूज कर लेते हैं। पीको 1 पिकोफैरेड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। और इसी पीको को माइक्रो भी बोल दिया जाता है। तो 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड बच्चों, क्योंकि 2 बार माइक्रो आ गया ना, 2 बार माइक्रो, और मल्टीप्लाई में करेंगे माइक्रो के साथ, तो क्या होगा बेटे? बेस से में पावर जुड़ जाएंगे, तो 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6, वो जुड़ने के बाद 10⁻12 ही आएगा। यही तो चीज़ है वो। ठीक है जी। तो ये हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारा जो पंखा है उसमें कैपेसिटर यूज कर रखा 3 का, वो 3 है क्या? जनरली पंखे के अंदर जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो 3 माइक्रोफैरेड का यूज किया जाता है बेटा। जो छोटे पंखे होते हैं उनमें 2 माइक्रोफैरेड या 2.5 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है वो यूज किया जाता है। बड़े पंखे जो हमारे हैं उनमें 3 माइक्रोफैरेड या 3.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज किया जाता है। बात आती है जी इसके नेचर पे। नेचर क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो जो कैपेसिटेंस है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, केवल वैल्यू होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो स्केलर बनी जाएगी फिर। क्योंकि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का भी मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर है जी। ओके। बात आगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला पे।
डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे आप, Q इज इक्वल टू सी वी है, देन C इज इक्वल टू Q बाई वी। ओके, Q चार्ज है और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बड़ा जाना पहचाना हमारे लिए 80 होता है, अपॉन V पोटेंशियल है, और पोटेंशियल के लिए याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी घबराना नहीं, बना सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि वर्क जो था वो था बेटे पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में वर्क मेजर करते हैं तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहां से जो पोटेंशियल बनेगा वो आएगा वर्क अपॉन चार्ज। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो वर्क का लिखिए अपॉन चार्ज का लिख दीजिए। तो V का क्या आएगा बेटा, बोलना चाहिए, बस हेल्प करते रहिए। M1 L2 T माइनस 2, ये तो होता है बच्चों वर्क का, अपॉन चार्ज 80। यहां पे ये यूज कर लें आप V, यहां पे यूज करेंगे V का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कीजिए M1 L2 T माइनस 2 अपॉन 80 यहां, और वो चला जाएगा ऊपर। अब टर्म्स अरेंज ही करनी है बस। तो C का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आएगा भाई, देखना, M केवल एक और वो भी नीचे, ऊपर जाएगा तो -1, M -1, L केवल 2 हैं और वो भी नीचे, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव -2, T 1 2 नीचे 2 नेगेटिव हैं, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 पहले ही थे, 2 और आगे तो टोटल 4, T 4, A 1 और 2, बस लो जी। तो कैपेसिटेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है बेटे हमारे पास, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ओके, याद रखने का वही तरीका, MLTA -12 + 42, MLTA -12 + 42 मीन्स पहली 2 डिजिट नेगेटिव -1 -2, लास्ट की 2 डिजिट पॉजिटिव +4 +2, लीजिए याद हो जाएगा। तो ये था बेटे कैपेसिटेंस का कंसेप्ट हमारे पास। अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे आप किस किस के वर्सेस, यहां पे Q ले लें, यहां पे V ले लें। तो अभी हमने देखा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, तो जो ग्राफ आएगा Q वर्सेस V, चार्ज वर्सेस पोटेंशियल, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और जो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आता है जी कैपेसिटर या फिर कंडेंसर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, और कंडेंसर उसी का दूसरा नाम है, क्या होगा जी वो। कैपेसिटर या फिर दूसरा नाम उसका कंडेंसर। Basically, it is an arrangement to store large amount of charge in a small region of space. ज्यादा से ज्यादा चार्ज को थोड़ी सी जगह के ऊपर चार्ज स्टोर करने की जो अरेंजमेंट होती है, उसी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज बेसिकली कैपेसिटर और कंडेंसर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर का नाम दिया जाता है। तो एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हम थोड़ी सी जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को इकट्ठा करते हैं, वही हमारे पास कैपेसिटर या फिर कंडेंसर बोला जाता है। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं तो उसमें यदि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ये सिंबल मिलेगा बेटे, ये सिंबल यूज किया जाता है कैपेसिटर के लिए। 2 पैरेलल लाइंस इक्वल हाइट की, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अगर ये मिल जाए तो भी अच्छी बात है, कई सर्किट्स में आपको यूं भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ी सी जो लाइन है वो टेढ़ी मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये भी कैपेसिटर का सिंबल है और ये भी कैपेसिटर का सिंबल है। अगर बीच में कोई एरो वगैरह नहीं लगी हुई, जैसे अभी तक नहीं लगी, तो समझ जाना जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है इनकी।
कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, लेकिन बीच में अगर एरो लगा मिले ऐसे, तो ये कैपेसिटर तो हैं बट इनकी कैपेसिटेंस वेरिएबल है, मीन्स चेंज कर सकती है, चेंज करेगी वो कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटर का सिंबल अगर बिना एरो का है तो कैपेसिटेंस उनकी कांस्टेंट, और यदि एरो के साथ है तो वेरिएबल कैपेसिटेंस के वो कैपेसिटर होते हैं जी। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आता हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor। capacitance of an isolated spherical conductor। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में कंपीटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटेंस क्या होगी एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की। सबसे पहले मैं स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लेता हूं जी। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये उसका सेंटर है और ये रेडियस आर है। चाहे ये सॉलिड हो चाहे ये होलो, तो जितना आप चार्ज देंगे वो सारा का सारा सरफेस पे आएगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। ये कल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सपोज मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ आएगा बेटे, इसके सरफेस के ऊपर आएगा जी। ये स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है बच्चों, ओके। नाम यहाँ पे क्या दिया कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड वर्ड, आइसोलेशन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है कोरोना की वजह से। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, टू कट ऑफ, मीन्स किसी के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान न हो तो वो आइसोलेशन बोला जाता है। कोरोना का कोई अपने पास पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, एक कमरे के अंदर उसको रखते हैं, वहीं पे उसकी जो सारी चीज़ें हैं अवेलेबल करवा दी जाती है और उसको बाहर के एनवायरनमेंट में टच में नहीं आने देते। वैसे ही बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता यहाँ पे, तो इसलिए इसको आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बोलते हैं हम, ओके, ठीक है जी। तो ये जो हमने चार्ज इसको दिया, मान लेते हैं उसकी अमाउंट Q है, इसकी रेडियस R है और इसका सेंटर क्या है बेटे, O है। ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जाता है बॉडी का, तो यहाँ पे जो सारा चार्ज इसका कंसंट्रेटेड होगा वो इसके सेंटर पे होगा। अब इसके सरफेस पे आप एक पॉइंट ले लीजिए P, सेंटर से डिस्टेंस है R, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा प्यारे बच्चों आपको, और जो पोटेंशियल मिलेगा V, उसका फॉर्मूला भी हमें लास्ट लेक्चर से पता है। क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। यहां पे चार्ज कितना है Q, कहां पे कंसंट्रेटेड है, O पे। P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस R, यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो। इक्वेशन फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया Q किसके बराबर होता है बेटे, CV। Q इज इक्वल टू CV। V की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, व्हाट गेट, क्या प्राप्त हुआ हमारे को, C। V की जगह वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसल, क्या बचेगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1। आप इसको इस तरफ ले जाइए तो C कितना आ जाएगा बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगी इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये आएगी फैरेड के अंदर। किसमें आएगी बेटे, फैरेड में। तो यहां से जो देखने की बात है वो ये कि कैपेसिटेंस इसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। देखिए बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, जितनी ज़्यादा इसकी रेडियस होगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो वो बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि कैपेसिटेंस साइज पे डिपेंड करती है, कितना बड़ा आकार है डिपेंड करती है, और ये प्रूव भी हो जाता है यहाँ से। छोटा स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी क्या रहेगी बेटे हमारे पास,
थोड़ी कैपेसिटेंस होगी, बड़ा है तो ज़्यादा होगी। साथ में एक बात दूसरी, यहाँ पे कंडक्टर के मटेरियल के नेचर का कोई जिक्र नहीं हुआ, चाहे वो लोहे से बना हो, चाहे वो एल्यूमिनियम से, चाहे वो सिल्वर से, चाहे वो सोने से, किसी भी मटेरियल से बना हुआ हो, यदि बराबर रेडियस के हैं वो, तो उन सभी की कैपेसिटेंस एक जैसी मिलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो मटेरियल जो है कंडक्टर का, उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। ओके, फिर बात आती जी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इसी से एक रिजल्ट और निकलता है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। जो धरती है वो एक बहुत बड़ा कैपेसिटर है, चाहे कितना भी चार्ज आप इसको देते जाइए धरती को, ये सारा का सारा स्टोर कर दी जाती है। क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा थंडरिंग, लाइटनिंग होती है और बिजली गिरती है, तो बेसिकली वो चार्ज जो एनवायरनमेंट के अंदर हमारा फ्रिक्शन की वजह से पैदा होता है, वो धरती के अंदर जाता है, जिसी को बिजली गिरना बोलते हैं। ठीक है जी। तो धरती जो है वो कितना भी चार्ज आप इसको दीजिए, सारा का सारा ये स्टोर कर दी जाती है। तो ये कैपेसिटर का काम करती है बच्चों, कंडक्टर भी होती है और साथ में चार्ज को स्टोर करती थी, कैपेसिटर बोली जाएगी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है जी। तो अब जो धरती हमारी है अर्थ, उसको हम स्फेरिकल शेप की मान के चलते हैं लगभग, जिसकी जो रेडियस है धरती की वो होती है बेटा हमारे पास 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर मीटर की बात करें तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं? अभी फॉर्मूला बनाया था हमने कि स्फेरिकल कैपेसिटर की यदि कैपेसिटेंस निकालनी तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या, 4πε0 इंटू इसकी रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों, 6400 इंटू 10⁻³ और ये किस में आएगी, फैरेड के अंदर। वैल्यू किस में आएगी बेटा, ये फैरेड में। अब 4πε0 की वैल्यू आपको पता, कैसे पता? क्योंकि 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बेटे, 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दें, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो 4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹। ये मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी इसकी। यहां पे पुट करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू, इसकी जगह ये वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6400 इंटू 10⁻³ फैरेड। जब आप इस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन पोर्शन में आपके लिए छोड़ता हूं, तो ये वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। 711 गुना 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 फैरेड को माइक्रोफैरेड का नाम हमने दिया था, माइक्रोफैरेड बोला गया था बेटा इसको। तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो है वो है 711 माइक्रोफैरेड। ये जो रिजल्ट है ये कंपीटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफैरेड इसका सही जवाब रहेगा बच्चों, 711 माइक्रोफैरेड। अब यहीं से पता चलता हमारे को कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट क्यों है, क्योंकि देखिए अर्थ कितनी बड़ी है साइज के अंदर, जिसके ऊपर हम और बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, बहुत बड़ा साइज इसका है, फिर भी इसकी कैपेसिटेंस का ऑर्डर माइक्रोफैरेड का है। तो फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इसलिए हम रूटीन लाइफ में माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड या पिकोफैरेड का ही यूज करते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थोड़ी देर पहले जिक्र किया था हमने कि कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जो थोड़ी सी जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर आपको डिजाइन करना है
तो उसके लिए किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। कैपेसिटर बेसिकली अरेंजमेंट है जो थोड़ी सी जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अब हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिंसिपल यूज करेंगे वो देखना भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। सपोज हमने एक मेटल प्लेट ले ली, ये मेटल प्लेट है ए या पी का आप इसको नाम दे लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। ये मेटल की प्लेट है पी, जिसको किस पे रख दिया बेटे हमने? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखते हैं बच्चों क्योंकि यदि आप इसको चार्ज देंगे और नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं लगाया होगा तो ये सारा चार्ज धरती के अंदर चला जाएगा, तो इस पे बचेगा ही नहीं वो चार्ज। तो इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड, चाहे वो लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, थर्मोकोल या ग्लास से बना हुआ किसी का भी हो सकता है, लेकिन होना इंसुलेटिंग चाहिए वो। ये मेटल की प्लेट है पी। अब हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हमने क्या किया? इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। पी प्लेट को, कंडक्टिंग जो मटेरियल की बनी हुई है, इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। चार्ज देते गए देते गए देते गए, दे दिया बेटे, देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं। ओके, जैसे इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम वैल्यू अगर ये अचीव कर लेगा इसका पोटेंशियल, तो और ज्यादा चार्ज अब आप इसको नहीं दे सकते। चार्ज हमने इसको देना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे चार्ज इसको देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जब ये पोटेंशियल सैचुरेशन वैल्यू पे आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, उसके बाद अगर चार्ज आप देंगे तो वो चार्ज नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटे? लीकेज स्टार्ट हो जाएगी चार्ज की। क्योंकि आप समझते हैं एक बात, जैसे 5 लीटर की कोई कैन है, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, आ जाएगा। एक और डाल दो फिर आ जाएगा, एक और डाल दो फिर आ जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है, फिर अगर आप पानी डालेंगे तो वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो थी उससे ज़्यादा आप पानी उसमें नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही जब किसी कैपेसिटर का या किसी कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद यदि आप उसको चार्ज देंगे तो वो लीक स्टार्ट हो जाएगा बेटे, लीकेज होगी उसकी। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है। वी वांट टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज। तो उसके लिए अब क्या करें? इसके नज़दीक एक दूसरी न्यूट्रल मेटल प्लेट लेके आएंगे, उसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। है वो न्यूट्रल, नाम रख दिया उसका क्यू। ठीक है जी, क्या है बेटे? न्यूट्रल, और साथ में नाम क्या है उसका? क्यू। तो अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो क्यू प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उनको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के क्यू प्लेट के इस सिरे पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े हैं उन पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो क्या रहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज उन पे फोर्स लगा के अपने इस तरफ खींचेगा, यानी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस फेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जितना इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्यू प्लेट के, उतना ही इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यह आ गया जी, ये सिचुएशन हुई जब हमने इस क्यू प्लेट को नजदीक रख दिया। ये न्यूट्रल थी, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो फेस पी के नजदीक है, पी की साइड में है, उस पे तो क्या आ जाएगा बेटे? नेगेटिव चार्ज, और जितना इस पे नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव जो फेस है, नेगेटिव चार्ज जो है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास कैसा पोटेंशियल था? पॉजिटिव, और इस फेस का जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे? मान लेते हैं इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 20 वोल्ट था, ठीक बात? ओके, और इस नेगेटिव फेस ने यहां पे इसको पोटेंशियल दे दिया सपोज -3 वोल्ट। तो ये जब इसके अंदर जुड़ेगा
+20 -3 तो ओवरऑल वैल्यू 17 आएगी। तो घटेगी ना, पहले 20 था और अब इसके पोटेंशियल ने इसके पोटेंशियल को घटा दिया तो वैल्यू 17 ही बची। ठीक, तो ये इसके पोटेंशियल को घटाएगा। बट जो अपोजिट फेस है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा बट कम बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूर पड़ा हुआ है। नेगेटिव वाला इसके नजदीक है और पॉजिटिव वाला जो ये है वो इससे दूर है। तो ये बढ़ाए तो गा, बट जितना इसने घटाया है उसके मुकाबले कम बढ़ा पाएगा। घटाया कितना इसने? -3 वोल्ट। हो सकता है ये कितना बढ़ा पाए? केवल +2 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा अब इसका प्यारे बच्चों बताना। इसके पास खुद कितना था? 20। इसने कितना दे दिया? -3। इसने कितना दे दिया यहां पे? +2। तो 20 + 2 - 3 ये आएगा बेटे 19 वोल्ट। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे कम पोटेंशियल हो जाएगा अब इसके पास। तो और चार्ज आप इसको दे सकते हैं तब तक जब तक कि दोबारा से पोटेंशियल 20 वोल्ट ना हो। जैसे 20 वोल्ट हो जाएगा तो फिर और चार्ज आप इसको नहीं दे सकते। लेकिन हम तो और भी ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं। अब क्या करें? जो ये Q है इसको आप अर्थ कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? अर्थ, ग्राउंड कर दीजिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये सारा का सारा अर्थ हो जाएगा, मींस इसकी अर्थिंग हो जाएगी, ये ग्राउंड में चला जाएगा। नेगेटिव नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? वो इसीलिए क्योंकि बेटे इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको बाउंड करके रखा हुआ है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई हुई है जिसकी वजह से ग्राउंड में नहीं जा सकता। अब क्या होगा? जो बढ़ाने वाली चीज थी वो तो जा चुकी, +2 वोल्ट जो दे रहा था इसको वो तो गायब है ही नहीं। अब तो केवल क्या है? इसका खुद का 20 वोल्ट और जो प्लेट इसको दे रही है वो -3 वोल्ट। तो कितना मिलेगा अब इसका पोटेंशियल? 17 वोल्ट मिलेगा। तो अब और भी चार्ज आप इसको दे सकते हैं, और भी चार्ज आप इसको दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था छोटी सी जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करने का मेथड। तो क्या पता चला इस सारी चीज से हमारे को? इससे ये पता चलता है यदि किसी कंडक्टर के नजदीक कोई दूसरा कंडक्टर अर्थ करके रख दिया जाए और बीच का मीडियम यदि इंसुलेटिंग हो तो हम उस अरेंजमेंट में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और वही हमारे पास कैपेसिटर के प्रिंसिपल के रूप में यूज किया जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी का कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि किसी भी हमारे पास इंसुलेटेड कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर यदि अर्थ करके रख दिया जाए और बीच का यदि मीडियम उनका इंसुलेटिंग हो तो उस अरेंजमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और यही तो हमारा काम करता है कैपेसिटर, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करना। तो यही क्या बन जाएगा बेटे? प्रिंसिपल होगा कैपेसिटर का। समझ में आया? अच्छी बात। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। मोस्ट वेलकम। अब आते हैं बेटे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये जो कंडक्टर हमने यहां पे लिए दो, P और Q, इनकी शेप के अकॉर्डिंग मोटे तौर पे हम कैपेसिटर की 3 कैटेगरी बनाते हैं। कितनी? 3। सबसे पहला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा नाम से ही दिख गया होगा आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 प्लेट्स होंगी मेटल की बनी हुई, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे यूं और बीच का जो मीडियम होगा वो इंसुलेटिंग हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया जाएगा। ऐसा 2 प्लेट मेटल की बनी हुई P और Q, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, लेकिन इसको अर्थ किया गया है। इसको पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन अपोजिट होते हैं। मीन्स यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ तो होगी इसकी भी इतनी ही, बट
नेगेटिव साइन के साथ माइनस सिग्मा। ठीक है जी। चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी इस प्लेट की उतनी ही इस प्लेट की, बट नेचर अपोजिट होगा। दूसरे जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं वो होते हैं जी स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर दो कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन का सेंटर सेम हो, जैसे एक ये और एक दूसरा इससे बड़ा, बट दोनों का सेंटर कॉमन मिलेगा। ये बीच का जो मीडियम होगा ये इंसुलेटिंग होगा, साथ में बार वाले को क्या कर दिया जाएगा बेटे, अर्थ कर दिया जाएगा। तो ऐसी शेप का जो कैपेसिटर है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं विद इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम और बार वाले को अर्थ कर दिया गया है, तो वो क्या होगा जी, हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। तीसरे होते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर टू कोएक्सियल सिलिंडर्स होते हैं। कोएक्सियल मींस जिनकी एक्सिस सेम हो। दो कोएक्सियल सिलिंडर्स होंगे बेटे जिनके बीच का मीडियम क्या रहेगा, इंसुलेटिंग, और बार वाले को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, हमारे पास ग्राउंड कर देंगे। जैसे एक सिलेंडर ये है, ये राज, ये उसकी एक्सिस है, तो इसके बाहर एक बड़ा सिलेंडर मिलेगा जिसकी यही तो एक्सिस होगी, बट यूं इस तरीके से एक्सिस इन दोनों की सेम है बट रेडियस डिफरेंट है। साथ में जो बीच का ये मीडियम है ये इंसुलेटिंग है। कैसा बच्चों, इंसुलेटिंग, और इसको क्या कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की थ्योरी ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, वहाँ पे जो बीएससी करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये सिलेबस रहेगा, उनके सिलेबस में आएगा। जो 10+2 क्लास के सिलेबस में है वो केवल और केवल एक कैपेसिटर है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थ्योरी यहाँ पे आपके सिलेबस में है और उसकी कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल का टारगेट ही यही हमारा है कि कैपेसिटेंस जो होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो कितनी होगी और किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर यही करते रहें बेटे। इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और रिजल्ट फॉर कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, अब ये सिंबल यूज करूंगा बेटा पैरेलल के लिए मैं, प्लेट कैपेसिटर। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी जी, इंपॉर्टेंट। तो मान लेते हैं हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं P एंड Q, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया भाई, इंसुलेटिंग स्टैंड है बेटा ये। दूसरी जो है वो ग्राउंड कर दी गई है और इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके, साथ में उसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। बीच का जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग है, सपोज फ्री स्पेस मान लेते हैं, और जो सेपरेशन इनकी है जैसे प्लेट्स हैं और बीच की जो सेपरेशन है ये वाली, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं। अब दूसरी बात, प्लेट्स हैं तो इनके फेस एरियाज भी होंगी, क्योंकि ये प्लेट है जैसे तो इसका फेस एरिया, दोनों प्लेट्स का सेम फेस एरिया, और जो फेस एरिया है इन दोनों का वो ए मान लेते हैं, एरिया ऑफ ईच प्लेट दैट इज ए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड है बट नेचर अपोजिट है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। वैल्यू E मान लेते हैं, होगी किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि फ्री स्पेस है तो। रिजल्ट कहाँ से आया, गाज थ्योरम की फोर्थ एप्लीकेशन के स्पेशल केस से। उसके लिए आप गाज थ्योरम के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो कि प्लेलिस्ट जब चैनल की आप चेक करेंगे उसके ऊपर बाकायदा सीरीज में मिल जाएंगे बेटा। हर टॉपिक के सीरीज में लेक्चर मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लिए तो मिलेंगे वहाँ पे आपको। E कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मान लेते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मान लिया? V। ओके, इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q और इस पे जो चार्ज है वो माइनस Q। ये चीजें हम मानेंगे यहाँ पे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो अब जैसा कि हम जानते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड हर एक प्लेट पे सेम है, वैल्यू इतनी इतनी है बट नेचर अपोजिट है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, ये डिस्कस किया था। तो अब वही बात यहां पे अप्लाई करते हैं। चार्ज कितना एक प्लेट पे? Q, CV। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हो आप C, तो क्या आ जाएगी बेटे? Q अपॉन V ये आएगी। ठीक है जी, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? इन दो प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो तो D है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो एक रिलेशन पढ़ के आए थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। यदि दो बिंदु हों जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है, सेपरेशन dr है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा इन दो पॉइंट्स के बीच वो माइनस dV/dr होगा। नेगेटिव साइन ये बात बताता है कि जिस तरह पोटेंशियल डिक्रीज करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर बात करें ओनली वैल्यू, तो नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देते हैं उस टाइम हम, तो E इज इक्वल टू dV/dr। इस रिलेशन की हेल्प लेंगे बेटा। अब हम इन दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो E है, सेपरेशन कितनी है? D, और पोटेंशियल का डिफरेंस V, यानी dV का काम तो V करेगा यहां पे, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मान चुके हम। तो E इज इक्वल टू, इसकी जगह तो V आ जाएगा। सेपरेशन D से डिनोट कर दी गई, यहां पे dr लिख रहे थे लेकिन यहां पे टोटल D लिख दी गई है, तो V/D। अब E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V/D। तो V की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कीजिए आप और इसमें पुट कर दें। यहां से V कितना आया देखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट V/D, तो D इस तरफ चला गया, तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये V की वैल्यू आ गई। पुट करिए, C इज इक्वल टू Q बाय सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। अब सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A। लिख दें आप इसकी जगह, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन, सिग्मा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, Q अपॉन A लिख दिया, आगे D एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसल, तो क्या बचा? 1 अपॉन D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? कैपेसिटेंस देखना, जैसे ये ऊपर गया तो कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस के लिए रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है जी हमारे पास। तीन चीजों पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, इसमें रिजल्ट को एनालाइज कीजिए बाप। पहला डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम कैसा है? यदि फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आया, यदि कोई और मीडियम होता इनके बीच में तो उस समय कैपेसिटेंस हो जाती एप्सिलॉन A/D। लो जी। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट्स, जितना ज्यादा एरिया होगा इन प्लेट्स का, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उतनी ही ज्यादा होगी। और तीसरा डिपेंड करती है किस पे बेटे? सेपरेशन पे, D पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो मींस जितनी ज्यादा प्लेट्स के बीच की सेपरेशन, कैपेसिटेंस उतनी ही कम मिलेगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस तीन बातों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सेकंड, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। एंड थर्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी, ये था। अब यहीं से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को दोबारा डिफाइन करेंगे। K इज डिफाइंड वंस अगेन यूजिंग
कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से के को डिफाइन कर सकते हैं। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस ये रहेगी। यदि हमारे पास कोई और मीडियम हो तो ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग पॉइंट? ओके, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, विद medium between the plates to the capacitance of parallel plate capacitor with free space between the plates, means ये चीज। और आप इसको C नोट भी बोल सकते हैं, means medium free space है। तो यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेशियो जब उसकी प्लेट्स के बीच का कोई मीडियम है ले लिया जाए उस कैपेसिटेंस के साथ जब मीडियम प्लेट्स के बीच का फ्री स्पेस था तो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी बच्चे का पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो यहां पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो एप्सिलॉन ए बाई डी, ये तो वैल्यू सी एम की, सी नोट की एप्सिलॉन नोट ए बाई डी है जी, ये डी से डी कैंसल, ए से ए कैंसल, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट आ गया। यही तो के था जिसको आप एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। तो इसलिए के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी नोट। ये कैपेसिटेंस की टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाती है। तो यहां से जो देखने की बात है वो ये है, के इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी नोट। तो सी एम यानी मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू के इंटू सी नोट, के इंटू सी नोट, के इंटू सी नोट। तो इसलिए जो हमारी यदि मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई और है तो उस में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है जितनी कैपेसिटेंस फ्री स्पेस के साथ थी। मीन्स यदि कोई कैपेसिटर हो, सपोज कोई कैपेसिटर है और उसकी फ्री स्पेस के अंदर कैपेसिटेंस जो वो 2 माइक्रोफेरेड है और हमने फिर एक ऐसा मीडियम डाल दिया प्लेट्स के बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज 8, क्या है बेटे 8, तो उस मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 माइक्रोफेरेड। तो जो नोट करने की बात यहां पे समराइज करता हूं अब मैं, क्या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिनिमम होती है यदि प्लेट्स के बीच का मीडियम फ्री स्पेस हो। तो फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, एयर, उस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिनिमम मिलेगी। इसके अलावा कोई और मीडियम है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी। ओके, कैपेसिटेंस बढ़ती है यदि मीडियम कोई और कर देते हैं इनके अलावा, बट 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स मैक्सिमम होता है यदि मीडियम फ्री स्पेस है, कोई और मीडियम करेंगे तो फोर्स हमेशा रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्ज की वजह से मैक्सिमम होता है यदि मीडियम फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम हो, कोई और मीडियम कर दें तो घटेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैक्सिमम होता है एक चार्ज की वजह से यदि मीडियम फ्री स्पेस है उसके अराउंड, कोई और मीडियम कर दें तो हमेशा डिक्रीज करेगा बच्चों। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मैक्सिमम होती है यदि उन चार्जेस को फ्री स्पेस के अंदर रखा जाता है, कोई और मीडियम होगा तो हमेशा डिक्रीज करेगी। बट कैपेसिटेंस मिनिमम होती है जब कैपेसिटर को फ्री स्पेस के अंदर रखते हैं, यदि कोई और मीडियम होता है तो उसमें क्या करेगी बेटा, हमारे पास कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी। तो ये था जी आज के आर्टिकल्स के बारे में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं आपके आसपास उनको ज़रूर दिखाएं बेटा, ठीक है जी। तो अब आता है इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन।